हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए ट्यूशन्स। हमने अपना डायरेक्ट टेक्स्ट में एग्रीकल्चर इनकम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, जिसमें लास्ट क्लास में हमने हाफ चैप्टर ख़त्म कर लिया, जिसमें हमने देखा एग्रीकल्चर में इनकम का मीन क्या होता है एंड रूल 7A 7B1 कैपिटल ए एंड रूल 8 के बारे में हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने देखा था कि अगर कोई ऐसी इनकम है जो कि पार्शियली एग्रीकल्चर एंड पार्शियली नॉन एग्रीकल्चर है तो उसकी सेग्रीगेशन हम कैसे करेंगे। ये सब हमने अपनी लास्ट क्लास में देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स जो हमें देखने में लगेगा, कुछ ऐसे केसेस जो हमें पहली बार में देखने में लगेगा कि ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं हो सकती, बट वो एग्रीकल्चर इनकम होती हैं। और उसी तरह से कुछ ऐसे केसेस जो हमें देखने से लगेगा कि ये एग्रीकल्चर इनकम है बट वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती हैं। वो कुछ केसेस आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंड उसके बाद हम अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स, कि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर आखिरकार टैक्स लगता कैसे, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंस्टेंस ऑफ नॉन एग्रीकल्चर इनकम, कुछ ऐसे केसेस जो हमें लगेंगे कि ये एग्रीकल्चर इनकम है बट वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होते हैं। फर्स्ट केस, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम लैंड बीइंग लेट आउट फॉर स्टोरिंग क्रॉप शैल नॉट बी एग्रीकल्चर इनकम। आपके पास एक लैंड थी, वो लैंड आपने किसी पर्सन को रेंट पे दे दी। किस लिए ली रेंट पे? एग्रीकल्चर करने के लिए नहीं, उसे वो लैंड रेंट पे इसलिए दी ताकि वो अपना जो भी उसका वीट वगैरह जो भी उसका प्रोडक्शन निकलेगा वो उसे स्टोर कर सके उसमें, उसलिए दी। देखो, एक तो होता है ना कि आपने फार्म बिल्डिंग दी, फार्म बिल्डिंग का तो काम ही होता है वो स्टोरेज करने के लिए, बट अगर आप अपनी लैंड दे देते हो स्टोरेज करने पर्पज़ के लिए, भले एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए क्यों ना दो, उसे हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानते हैं। ठीक है, फार्म हाउस का काम है ना स्टोर करने का, फार्म हाउस को दो स्टोर करने के लिए, उसके रेंट को हम एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। बट अगर आप लैंड को दे दोगे स्टोरिंग पर्पज़ के लिए, भले वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्यों ना हो, उसे हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानते। सेकेंड, there must be a close nexus between the agro activity and agro income. Income by way of sale of commodity being different from what is raised and processed is not agriculture income. देखो, कहते हैं कि जो आप उगा रहे हो और जो आप बेच रहे हो उसमें एक लिंक होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने उगाया कुछ और है और बेच कुछ और रहे हो। आपने उगाए टोमेटो बट आप बेच रहे हो टोमेटो केचप मार्केट में, तो ये टोमेटो केचप तो आपकी एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगा। यहाँ पे उन्होंने कैसे एग्जांपल ले रखी है, असेसी ग्रोइंग मलबेरी लीव्स टू फीड सिल्क वॉर्म्स एंड टू ऑब्टेन सिल्क कुकन्स, इनकम ऑन सेल ऑफ सच सिल्क कुकन्स शैल नॉट बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। इसमें केस लॉ हुआ था कि एक पर्सन था, उसने ना अपने फार्म में मलबेरी लीव्स ग्रो किए थे। वो लीव्स किस लिए ग्रो किए थे? ताकि वो अपने सिल्क वॉर्म को फीड कर सके। वो सिल्क वॉर्म को फीड करता था और उससे सिल्क कुकुन्स आते थे सिल्क वॉर्म से, और वो सिल्क कुकुन्स मार्केट में बेचता था और कहता था कि ये सिल्क कुकुन्स है ना, ये मेरी एग्रीकल्चर इनकम है, क्योंकि ये मेरी प्रोडक्शन के साथ, मेरी फार्म में प्रोडक्शन के साथ लिंक्ड है, क्योंकि मैंने मलबेरी लीव्स फार्म में उगाए हैं, वो मैंने सिल्क वॉर्म को खिलाए हैं और वहाँ से सिल्क कुकुन्स आए हैं। तो बेटा यहाँ पे तो कोई लिंक ही नहीं है। आपने जो प्रोड्यूस किया और आप जो सेल कर रहे हो, इन दोनों में कुछ भी लिंक नहीं है आपस में, तो ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं हो सकती है। तो उन्होंने बोला कि आपका क्लोज नेक्सस यानी कि क्लोज लिंक होना चाहिए एग्रो एक्टिविटी एंड एग्रीकल्चर इनकम में। नेक्स्ट, सैलरी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉई फ्रॉम एनी बिजनेस हैविंग एग्रीकल्चर इनकम इज़ नॉट एग्रो इनकम। कोई ऐसा बिजनेस है जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी में एंगेज्ड है और उसके एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी मिल रही है, क्या वो भी एग्रीकल्चर इनकम होगी? नहीं। मैं एक ऐसी फॉर्म में काम करती हूँ जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड हैं। वो फार्म में वीट उगाते हैं और बेचते हैं, ये काम है उस फॉर्म का, और मैं वहाँ पे एम्प्लॉई हूँ मैं वहाँ पे, तो मुझे जो सैलरी मिल रही है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। ठीक है, सैलरी तो सैलरी इनकम ही है, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं हो सकती। हाँ, वो जो बिज़नेस की, वो फर्म की, जो कंपनी की इनकम हो रही है ना, वो उनकी एग्रीकल्चर इनकम है, बट जो उसके एम्प्लॉयज़ वगैरह को सैलरी मिल रही है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। नेक्स्ट, डिविडेंड इनकम। कोई ऐसी कंपनी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में एंगेज्ड है और उसके शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिल रहा है, वो डिविडेंड भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम आप नहीं कह सकते। वो डिविडेंड आपका डिविडेंड है, वो IFOS में जाएगा। आप ये नहीं कहोगे कि मेरे को जिस कंपनी से ये डिविडेंड मिल रहा है वो कंपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में एंगेज्ड है तो मेरा डिविडेंड भी एग्रीकल्चर इनकम है, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इनकम ऑफ अ फॉरेन कंपनी।
इफ़ एनी फॉरेन कंपनी इज डूइंग एग्रीकल्चर इन इंडिया, इट्स एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया शैल ऑल्सो बी एग्जम्प्टेड। इसमें उन्होंने क्या बोला है कि ये एग्जाम्पल नीचे आनी चाहिए थी, मैंने ऊपर ही केस लिख दिया। इसमें बोला है कि अगर कोई ऐसी फॉरेन कंपनी है जो इंडिया में एग्रीकल्चर एक्टिविटी में एंगेज्ड है, तो उस फॉरेन कंपनी को होने वाली इनकम को हम एग्रीकल्चर इनकम ही कहेंगे, वो भी एज ए एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट रहेगी। ठीक है, अब ये नहीं, मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि लैंड इंडिया में होनी चाहिए, ये नहीं बोला कि पर्सन भी इंडिया का होना चाहिए। लैंड इंडिया में है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही है उसके ऊपर, वहाँ से होने वाली इनकम, भले आप आउटसाइड इंडिया रह रहे हो, आपकी एग्रीकल्चर इनकम ही रहेगी। Income from salt produced by flooding the land with sea water is non-agriculture income। सी वाटर से जो आप सोल्ट निकालते हो ना, वो आपका एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। ये कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी थोड़ी होती है, आप कोई कुछ काम थोड़ी कर रहे हो उस ज़मीन के ऊपर, लैंड के ऊपर कोई काम नहीं कर रहे हो। सी वाटर से सोल्ट निकालना एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती है। उसी तरह से डेयरी फार्मिंग, बटर बनाना, चीज़ वगैरह बनाना, ये भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती है। यहाँ पे कहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है? आप क्या ये चिकन आप उगा रहे हो अपने खेतों में? नहीं, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। एग्स वगैरह उगा रहे हो आप खेतों में? नहीं, ये सब चीज़ें आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं आती। फिशरीज़, पोल्ट्री फार्मिंग, ये सब नहीं आता उसमें। ब्रीडिंग एंड रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक इज़ नॉन एग्रीकल्चर इनकम। आपने लाइव स्टॉक रखा हुआ है जिसमें हैंस, काउज, कैटल्स, ये सब चीज़ें आती हैं ना, ये भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगी। एग्रीकल्चर इनकम का याद रखना, वो लैंड से रिलेटेड होती है। बाकी जो भी चीज़ें वो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएंगी। जैसे समटाइम्स बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, ये पोल्ट्री फार्मिंग एग्रीकल्चर इनकम ले लेते हैं, ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अ मनी लेंडर इन फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज नॉन एग्रो इनकम। इसे आप इस एग्जांपल से समझो। ये देखो, एक रामलाल नाम का हमारे पास फार्मर है, इसे ना अपना फार्मिंग करनी थी पूरा, तो इसने ना लोन लिया सेठ सीताराम से। ठीक है, सेठ सीताराम ने रामलाल को लोन दिया। जब लोन रीपेमेंट करने की बारी आई ना, तो रामलाल ने बोला कि मेरे पास कैश नहीं है, तो ऐसा कर, जो मैंने वीट उगाया ना उसमें से कुछ वीट तू ले जा एज आ अपना लोन की रीपेमेंट के तौर पे। तो सेठ सीताराम वीट ले गया एज अ लोन, या फिर एज अ इंटरेस्ट कह सकते हैं। लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट भी पड़ रहे हैं, लोन रीपेमेंट भी हो रही है, वो एज अ वीट उसने पेमेंट कर दी। अब ये सेठ सीताराम ने वीट जाके मार्केट में सेल किया और इसे मनी मिली। तो क्या ये जो इसे मिला है, मनी मिली है वीट सोल्ड करने के बाद, क्या ये आपकी एग्रीकल्चर इनकम है? नहीं, क्योंकि ये खुद किसी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में एंगेज नहीं था। इसे तो एज अ लोन या इंटरेस्ट वीट मिला, तो भले वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, पर वो आपको एज ए इंटरेस्ट और लोन मिला है ना, तो वो आपके एग्रीकल्चर इनकम में नहीं जाएगा। नेक्स्ट है इनकम ऑन सप्लाई ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशन इज़ नॉन एग्रीकल्चर इनकम। ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग केस रहता है, इसमें ज़्यादातर बच्चे इसे एग्रीकल्चर इनकम ही कहते हैं, बट ये आपको याद रखना है। ये ऐसा केस है कि एक पर्सन है, यहाँ पे मेरे पास राम पर्सन है, इसने इसका एक फार्म है। ठीक है, फार्म में आपको पता है वाटर लगता है, पानी लगाते हैं ना लोग, तो पानी लगाने के बाद में इसका पानी कुछ बच गया, तो शाम ने बोला कि मुझे पानी चाहिए, तो ऐसा कर, मुझे अपना पानी रेंट पे दे दे। तो इसने अपना पानी उसे रेंट पे दिया, वो फार्मिंग पर्पज़ के लिए दिया है। तो इसे जो मनी रेंट रिसीव हो रहा है राम को, क्या ये एग्रीकल्चर इनकम है? नहीं, ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। पानी को रेंट पे देना भले वो पानी आप एग्रीकल्चर ऑपरेशन के लिए दे रहे हो, बट वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। Income from sale of trees and grasses grown spontaneously without any human efforts is non-agriculture income। जैसे मैंने आपको बोला था कि आप उगा कुछ और रहे थे, कुछ जैसे मैंने जो काऊ को डालते हैं, जैसे हम पट्ठे भी कहते हैं, वो अचानक से उग गए, आपने उगाया नहीं, आप उगाना कुछ और चाहते थे, वो साथ में स्पॉन्टेनियसली अपने आप उग गए, आपने कोई एफर्ट्स नहीं लगाए हैं। तो उसे बेचने के बाद भले वो आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, आपके लैंड के ऊपर ही उगा है, बट आपका ह्यूमन एफर्ट नहीं ना लगा उसमें, वो अपने आप उगे हैं, स्पॉन्टेनियसली हैं वो, तो वो भी आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम रहेगी, उसे बेचने के बाद जो इनकम होगी। नेक्स्ट है ये 12th केस। ये नॉर्मल सा केस है, ये आप खुद भी बता सकते हो। मैंने शुगर केन उगाए हैं अपने फार्म में,
उसको उसका जूस निकाला, जिसे भी गन्ने का रस कहते हैं, वो निकाला, उससे मैंने शुगर बनाई एंड देन शुगर प्रोडक्ट्स बनाए। ये जो शुगर प्रोडक्ट्स मैं मार्केट में सेल कर रही हूँ, क्या ये एग्रीकल्चर इनकम है? नहीं, ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। ना ही ये पार्शियल एग्रीकल्चर और पार्शियली नॉन एग्रीकल्चर है, क्योंकि गन्ने उगाना बहुत छोटा सा काम था, बाकी इतना सारा प्रोसेस हुआ है शुगर प्रोडक्ट के लिए, गन्ने इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, तो इसलिए ये आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। नेक्स्ट है इंस्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो आपको लगेगा कि ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, बट ये एग्रीकल्चर इनकम होते हैं, जैसे कि any income derived from sapling or seedling grown in a nursery shall be deemed to be agriculture income whether basic operation has been performed or not। कुछ आप नर्सरी पता है ना, जिसमें ये छोटे छोटे फ्लावर्स वगैरह रखे होते हैं, तो नर्सरी में कोई भी सेपलिंग या सीडलिंग ग्रो करके आप बेच रहे हो तो वो भी आपके एग्रीकल्चर इनकम में जाएगा। अब मैंने बोला ग्रो करके बेच रहे हो, ज़रूरी नहीं है ग्रो करके बेच रहे हो, आपने कहीं बाहर से खरीदे हैं अपनी नर्सरी में रख के बेच रहे हो, वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम में जाएगा। सीड एंड सेपलिंग के लिए ये एग्जाम्पशन है कि आपको ग्रो करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपने बेसिक ऑपरेशन मतलब खुद उगाना, खेत में खुद उगाना, उसे बेसिक ऑपरेशन कहते हैं ना। चाहे आपने बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म किया है नहीं किया है, फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आप नर्सरी में सीड और सेपलिंग बेच रहे हो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम ही जाएगी। Any fee derived from land used for grazing of cattle being used for agriculture operation is an agricultural income। मेरे पास ये एक लैंड थी, ठीक है, यहाँ पे बहुत ग्रास उगा हुआ था, शाम आया मेरे पास, कह रहा है कि मेरे पास ना कुछ कैटल्स हैं, मतलब काउज़ वगैरह जो भी हैं उसके पास, मेरे पास कुछ कैटल्स हैं, इन्हें मुझे फीड करना है ताकि मैं अपने फार्म में इन्हें यूज़ कर सकूं। तो मेरा उसने लैंड ली रेंट पे कैटल्स को फीड करने के लिए, तो मुझे ये जो फ़ीस मिल रही है शाम से, क्या ये एग्रीकल्चर इनकम है? यस, ये एग्रीकल्चर इनकम है। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग ऑफ बैम्बू ग्रो करने से जो इनकम होती है वो भी आपके एग्रीकल्चर इनकम में जाने वाली है। कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ डैमेज compensation received from an insurance company on account of damage caused to the crops is agriculture income। आपने अपने क्रॉप्स की इंश्योरेंस करवा रखी थी, आपके क्रॉप्स को आग लग गई, आपका नुकसान हो गया, तो आपको जो इंश्योरेंस क्लेम मिल रही है वो क्लेम भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम ही मानी जाएगी। Payment received by partner from partnership firm having agriculture income। Any remuneration, salary, commission, etc. received by a partner from a firm engaged in agriculture operation is agriculture income। Interest or capital received by a partner फ्रॉम फर्म एंगेज इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन इज़ एन एग्रीकल्चर इनकम। क्या बोल रहे हैं इस वाले पॉइंट में कि पार्टनरशिप फर्म के केस में अगर पार्टनर को कोई सैलरी मिल रही है, रेम्यूनरेशन मिल रही है, यानी कि सैलरी या कमीशन या इंटरेस्ट, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो आपका एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। ये एक फर्म है जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इंगेज्ड है, ठीक है। मैं, एक है राम, एक है श्याम, ठीक है, ये दोनों इस फर्म के पार्टनर हैं। राम को मिल रही है सैलरी, इसको भी मिल रही है सैलरी, क्या ये सैलरी एग्रीकल्चर इनकम है? यस। नॉर्मल बिजनेस के केस में अगर सैलरी मिल रही है तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, फर्म के केस में सैलरी मिल रही है तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। और अगर आपको कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी एग्रीकल्चर इनकम है। देखो दो केसेस हैं, ये है मेरी एक कंपनी, ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर में इंगेज है, और ये है एक फर्म जो कि एग्रीकल्चर में इंगेज है। कंपनी के अरे एक मिनट बच्चों, एक है कंपनी और एक है फर्म, दोनों ही एग्रीकल्चर में एंगेज है, ठीक है। कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें सैलरी मिल रही है, ये सैलरी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। बट फर्म के जो मेंबर्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, उन्हें सैलरी मिल रही है ना, पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है, तो ये सैलरी उनकी एग्रीकल्चर इनकम है। अगर फर्म के कोई एम्प्लॉयज़ हैं, अलग से एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें सैलरी मिल रही है, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, बट पार्टनर्स को जो सैलरी मिल रही है ना, वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। फर्म के जो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कंपनी के जो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिल रहा है वो भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। बट पार्टनर्स को जो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है ना, वो एग्रीकल्चर इनकम है। मतलब पार्टनर्स को जो मिल रहा है ना वो एग्रीकल्चर इनकम है, बट नॉर्मल लोगों को जो मिलेगा वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है आपकी। और यहाँ पे हमारे केसेस ख़त्म होते हैं, कुछ ऐसे केसेस जिन्हें हम एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे और कुछ ऐसे केसेस जिन्हें हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहेंगे। ये एक दो बार आप गो थ्रू कर लेना, आपके दिमाग में बैठ जाएँ, क्योंकि इसके ऊपर आपको MCQ
बन सकते हैं। जो मेन आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है वो या तो वो आपके रूल 7 और 8 से बनता है, या तो ये पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स से बनता है। ठीक है, बाकी जो है आपके MCQ पॉइंट में ज़रूर बन सकते हैं। तो अब हम अपना नेक्स्ट मेन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एग्रीकल्चर इनकम का, पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या सबको यही लगता है कि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, बट एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लेती है, इनडायरेक्टली टैक्स लेती है, जिसे हम कहते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स। इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम ऑन टैक्स कॉम्प्यूटेशन, मतलब अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है ना, तो गवर्नमेंट आपसे ऐसे टैक्स लेगी अलग से कि देखने वाले पर्सन को ऐसे लगता है कि एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जम्प्ट है, लोग तो खुश हो जाते हैं, बट एग्रीकल्चर इनकम इनडायरेक्टली टैक्सेबल है। Since Section 10(1) of the Act exempts agriculture income from tax, as our Constitution does not provide power to Parliament to levy tax on agriculture income. However, an indirect method has been found to levy tax on agriculture income, that is partial integration of tax. कहते हैं कि सेक्शन 10(1) के अंदर उन्होंने बोल दिया कि डायरेक्टली बोल दिया कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है। डायरेक्टली बोल दिया उन्होंने। क्यों बोला था ऐसे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्योंकि वो चाहती थी कि पार्लियामेंट एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स ना ले, स्टेट लेजिस्लेचर एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स ले, तो इसलिए उन्होंने 10(1) में बोल दिया कि आपकी एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है भाई। बट उन्होंने एक इनडायरेक्ट मेथड निकाला जिससे हम कहते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स, जिससे वो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स कलेक्ट कर रही थी। अब देखो, जो तो गरीब फार्मर्स हैं उनसे तो टैक्स लेने का कोई मतलब नहीं बनता, तो गवर्नमेंट ने एक ऐसा मेथड निकाला कि जिससे गरीब फार्मर्स बच जाएं, बट जो अमीर लोग हैं जो अपनी एग्रीकल्चर इनकम के साथ साथ दूसरी इनकम भी कमा रहे हैं, तो उन्हें तो ये एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, वो तो फालतू में टैक्स बचा जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने ये मेथड निकाला था। अब ये मेथड किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड AJP। कंपनी और फर्म के ऊपर ये मेथड नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? सीधी सी बात देखो, कंपनी और फर्म की जो एग्रीकल्चर इनकम होगी ना, उसके ऊपर ये मेथड नहीं लगता है। पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स सिर्फ इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और AJP इन पर्सनस के ऊपर ही लगता है। मैंने यहाँ पे टेबल बनाया होगा, एक सेकेंड। ये देखो, ये एप्लीकेबिलिटी का टेबल है कि पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सबसे पहले आपको देखना है कि आप इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP हो या कंपनी और फर्म हो। अगर तो आप कंपनी एंड फर्म हो तो उस केस में तो आप यहीं पे आपको बंद कर देना, आपके ऊपर पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स नहीं लगेगा, यहीं पे छोड़ दो। बट अगर आप इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI या AJP हो तो आपको फर्दर एक और कंडीशन चेक करनी है। क्या आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम पर एनम 5000 को एक्सीड कर रही है एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जम्पशन को एक्सीड कर रही है? अगर तो हाँ, तो आपके ऊपर पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स लगेगा, अगर तो ना तो आपके ऊपर पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स नहीं लगेगा। ये दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम 5000 को एक्सीड करनी चाहिए एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को एक्सीड करेगी तो ही आपके ऊपर पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स लगेगा, वरना नहीं लगेगा। अब यहाँ पे नेट एग्रीकल्चर इनकम मतलब कि आपकी जो भी मैंने मेरा वीट प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल किया 5 लाख का, 5000 का, चलो 5000 का सेल किया। अब ये नहीं है मेरी एग्रीकल्चर इनकम। मेरी नेट एग्रीकल्चर इनकम क्या है? 5000 का सेल किया, उसमें मेरे को कल्टीवेशन एक्सपेंस कितने लगे हैं? 1000 के लगे हैं, तो ये 1000 माइनस करके 4000 है मेरी नेट एग्रीकल्चर इनकम। आपको ये 4000 लेनी है। 5000 तो सेलिंग प्राइस है जो मुझे रिसीव हुआ है, बट मुझे एग्रीकल्चर इनकम लेनी है। इनकम कितनी हुई है? ठीक है, तो ये क्राइटेरिया अगर आप सेटिस्फाई करते हो तो आपके ऊपर पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स लग जाएगा, वरना नहीं लगेगा। अब ये पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स लगता कैसे है? इसके कुछ स्टेप्स हैं। क्या स्टेप्स हैं? Tax for calculation, steps for calculation of tax in case of partial integration of tax. Calculate tax on net agriculture income plus non-agriculture income. Calculate tax on net agriculture income plus basic exemption limit. आपको सबसे पहले 2 टैक्स कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले आपको टैक्स कैलकुलेट करना है नेट एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम। ये दोनों इनकम को प्लस कर दो, आपके पास एक ये टैक्स आ जाएगा। दूसरा आपको कैलकुलेट करना है नेट एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। इन दोनों को प्लस करके आप एक टैक्स कैलकुलेट करो। 2 तरह से टैक्स कैलकुलेट कर लो। सबसे पहले क्या करना है, जितनी आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम है प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, मतलब टोटल इनकम के ऊपर आपको टैक्स कैलकुलेट कर लेना है।
फिर आपको अपनी नेट एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है। फिर उसके बाद जो आपने स्टेप 1 में टैक्स कैलकुलेट किया है और स्टेप 2 में टैक्स कैलकुलेट किया है, इसे माइनस कर देना है और जो आपके पास अमाउंट आ जाएगी वो आपकी टैक्सेबल अमाउंट होगी। अब अगर उसके ऊपर सरचार्ज लगता है तो सरचार्ज ऐड कर दो, HEC ऐड कर दो, जो भी रिबेट वगैरह माइनस करना सब करके आपका टैक्स निकल जाएगा। ठीक है, ये है आपका पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स, बहुत ही सिंपल है। अब मॉड्यूल इलस्ट्रेशन एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं और यहाँ पे हमारा एग्रीकल्चर इनकम चैप्टर फिर ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 13 पे चलते हैं मॉड्यूल पे अपने। अब ये देखो, ये है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 13। क्या बोला है इसमें, वेट अ सेकेंड, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। एक्स लिमिटेड ग्रोज शुगर केन टू मैन्युफैक्चर शुगर। शुगर मैन्युफैक्चर करने के लिए वो शुगर केन ग्रो करते हैं। तो देखो, शुगर केन ग्रो किया, फिर शुगर मैन्युफैक्चर की। शुगर केन ग्रो करने में आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, मैन्युफैक्चर करके शुगर बेची वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, बिजनेस इनकम है। तो दोनों अलग अलग करनी पड़ेगी, एग्रीकल्चर इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम। इतना तो समझ आ गया। डिटेल फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 एज ए फॉलोज। ये आपको डिटेल दे रखी है कि इसका कितना प्राइस है, क्या कॉस्ट, क्या सेलिंग प्राइस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब देखो, हमारे पास जो रूल थे 7A, 7B, 7(1)B, रूल 8, ये सारे रूल किस चीज़ के थे हमारे पास? टी, कॉफ़ी एंड रबर। क्या ये शुगर केन टी, कॉफ़ी या रबर है? नहीं है। तो मतलब इसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा? रूल 7 लगेगा। रूल 7 बताता था हर आइटम टी, रबर एंड कॉफ़ी को छोड़ के बाकी सभी आइटम्स में कैसे हम पार्शियल एग्रीकल्चर इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम निकालेंगे। तो यहाँ पे रूल 7 लगने वाला है। रूल 7 क्या बोलता था, कैसे निकालनी है आपको? सबसे पहले आपको निकालनी है एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम आपकी कैसे निकलती है? जितना आपका मार्केट वैल्यू है, आप अगर अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केट में सेल करते तो आपकी क्या मार्केट वैल्यू होती, उसमें से आपको कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन माइनस करनी है तो आपकी एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगी। तो पहले एग्रीकल्चर इनकम ही हम निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगी? देखो, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन 5000 टन्स इज़ 10 लाख। अगर आप शुगर केन जो आप उगा रहे हो उसकी आपको कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितनी पड़ रही है? कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन मतलब जितना शुगर केन उगाने में आपको एक्सपेंस पड़ रहा है। कितना एक्सपेंस पड़ रहा है आपको? 5000 टन शुगर केन आपने टोटल उगाए हैं। कितने शुगर केन उगाए हैं? 5000 टन। अब इसमें ना ध्यान रखना, ये 1000 टन्स का जो ना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, टन्स की तरफ ध्यान नहीं रखते हैं। तो अगर हम 5000 टन शुगर केन उगाते हैं तो हमें 10 लाख रुपीज़ उसकी कॉस्ट लगने वाली है। शुगर केन सोल्ड इन मार्केट 1000 टन एंड शुगर केन यूज फॉर शुगर मैन्युफैक्चरिंग 4000 टन। 5000 टन आपने टोटल शुगर केन उगाए, इसमें से आपने 1000 टन तो आपने डायरेक्टली मार्केट में सेल कर दिए और बाकी बचे 4000 टन आपने शुगर मैन्युफैक्चर के लिए यूज़ कर लिए। ये 1000 टन तो चलो आपने मार्केट में सेल कर दिए, ये तो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है ही है। बट ये जो 4000 टन आपने शुगर केन के लिए यूज़ किए हैं, इसमें से कुछ आपकी एग्रीकल्चर इनकम है और कुछ आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है ना। ये 4000 टन की आपने शुगर बना के मार्केट में बेची, बट कुछ आपकी एग्रीकल्चर इनकम रहने वाली है। जो आपने शुगर केन की शुगर बनाई है ना, वो अगर शुगर केन को आप डायरेक्टली मार्केट में सेल करते तो आपकी कुछ एग्रीकल्चर इनकम रहने वाली है, कुछ नॉन एग्रीकल्चर इनकम रहने वाली है। तो ये हम अलग से निकालने वाले हैं। कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे देखो, उन्होंने हमें बोला पूरे 5000 टन्स की उन्होंने हमें कॉस्ट बता दी है 10 लाख रुपीज़ और 1000 टन का उन्होंने हमें सेलिंग प्राइस बताया है 3 लाख रुपीज़। 3 लाख रुपीज़ हमें 1000 टन के लिए लग रहे हैं। तो पर टन सेलिंग प्राइस क्या आ गया आपका? 300 पर टन सेलिंग प्राइस आ गया। आपके पास टोटल कितने टन शुगर केन था? 5000 टन शुगर केन। आपको तो पूरी एग्रीकल्चर इनकम 5000 टन शुगर केन पे होने वाली है ना, क्योंकि अगर आप शुगर नहीं बनाते तो आप पूरा का पूरा 5000 टन ही मार्केट में बेचते और पूरी की पूरी एग्रीकल्चर इनकम होती आपको। तो पूरा 5000 टन आपकी एग्रीकल्चर इनकम जाने वाली है। 300 रुपये पर टन आपको लगेगा। तो 5000 टन के ऊपर कितना लगता आपको? 15 लाख मिलता आपको अगर आप 5000 टन मार्केट में बेचते। शुगर केन का मार्केट सेलिंग प्राइस हमें मिल गया। अब हमारी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितनी है? 10 लाख। तो 15 लाख माइनस 10 लाख कर दो तो आपकी एग्रीकल्चर इनकम आ गई 5 लाख। डन है। एग्रीकल्चर इनकम हमें पता चल गई है, वो हम अब साइड पे लिख लेते हैं। अपनी एग्रीकल्चर इनकम यहाँ पे लिख लेते हैं। कितनी आ गई हमारे पास? 5 लाख। अब हमें क्या निकालनी है? नॉन एग्रीकल्चर इनकम निकालनी है। नॉन एग्रीकल्चर इनकम कैसे निकलती है?
जो आपका सेलिंग प्राइस रहा है, जो आपने प्रोडक्ट मार्केट में बेचा है, उसका जो सेलिंग प्राइस रहा है वो आपको चाहिए। सबसे पहले क्या है आपके शुगर प्रोड्यूस एंड सोल्ड इन मार्केट, क्या प्राइस है 25 लाख, ठीक है 25 लाख है। ओके, अब इसमें से क्या माइनस करना है हमें माइनस करना है हमारा जो शुगर केन की मार्केट वैल्यू है ना, वो माइनस करनी है, क्योंकि वो तो एग्रीकल्चर इनकम में टैक्स होगी ना 5 लाख से, तो मार्केट वैल्यू माइनस करनी है। मार्केट वैल्यू अब कितनी है, कितनी यहाँ पे हमने कितनी निकाली थी 15 लाख, तो क्या 15 लाख लेंगे, नहीं, वो जो 15 लाख थी ना वो पूरे 5000 टन की मार्केट वैल्यू थी। क्या मैंने पूरा का पूरा 5000 टन यूज़ किया शुगर बनाने के लिए, नहीं, कितना टन यूज़ किया शुगर बनाने के लिए, सिर्फ 4 टन यूज़ किया मैंने शुगर बनाने के लिए, तो मुझे 4000 टन सॉरी, तो मुझे 4000 टन की मार्केट वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि शुगर बनाने के लिए तो सिर्फ वही यूज़ हुआ है, पूरा 5000 टन थोड़ी यूज़ हुआ है, 1000 टन तो हमने डायरेक्टली मार्केट में सेल कर दिया था, तो 4000 टन की मुझे मार्केट वैल्यू चाहिए। 4000 टन की अब कैसे निकल जाएगी, 3 लाख है 1000 टन की, तो 4000 टन की कितनी आ जाएगी 12 लाख, 12 लाख आ जाएगी, तो ये मार्केट वैल्यू माइनस कर दो 12 लाख। अब इसमें से और क्या माइनस करना है, जितना मुझे एक्सपेंस लगा है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, शुगर बनाने में कितने एक्सपेंस लगा 5 लाख, 5 लाख भी माइनस कर दो, तो कितनी नॉन एग्रीकल्चर इनकम बची 8 लाख मेरे पास नॉन एग्रीकल्चर इनकम बची। 5 लाख एग्रीकल्चर इनकम एंड 8 लाख नॉन एग्रीकल्चर इनकम, ये देखो 8 लाख नॉन एग्रीकल्चर इनकम एंड 5 लाख एग्रीकल्चर इनकम। ईजी था, बस आपको यहाँ पे टन्स वगैरह का ख्याल रखना था, यहीं पे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, टन्स वगैरह का ख्याल नहीं रखते हैं, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन था कि आपको एक बार प्रैक्टिस भी कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 14। तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 14। Mr. X, aged 42 years, has non-agro income 3,25,000 and agriculture income 2,55,000. Compute his tax liability for the assessment year 2023 and 24. ये कौन सी आपका क्वेश्चन है, ये आपका है पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स के ऊपर आपका क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर इनकम है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। अब हमें देखना है क्या इसके ऊपर पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, कैसे पता चलेगा, क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले आपको देखना है क्या ये कंपनी या फर्म है, नहीं, ये तो इंडिविजुअल है, ओके इंडिविजुअल है, मतलब हमें सेकंड कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, क्या इसकी एग्रीकल्चर इनकम, नेट एग्रीकल्चर इनकम पर एनम 5000 को एक्सीड कर रही है। कितनी है इसकी एग्रीकल्चर इनकम 2,55,000, 5000 को तो एक्सीड कर रही है। और नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को एक्सीड कर रही है। कितनी है इसकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम 3,25,000, और हमारी बेसिक एग्जम्पशन कितनी है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है 2.5 लाख। तो ये तो भाई इसके ऊपर तो पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स लगेगा। तो अब कैसे कैलकुलेट करते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स, सबसे पहले आपको टोटल इनकम के ऊपर टैक्स निकालना है। टोटल इनकम मतलब नेट एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो सबसे पहले उसके ऊपर टैक्स निकाल लेते हैं। एग्रीकल्चर इनकम इज़ ग्रेटर देन ₹5,000 एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम इज़ ग्रेटर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, दस पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स इज एप्लीकेबल। ऐसे आपको सबसे पहले लिखना है कि इसके ऊपर पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स एप्लीकेबल हो रहा है, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब कैसे कैलकुलेट कैसे करना है पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप करेंगे कैलकुलेट टैक्स ऑन नेट एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। यहाँ पे मिट गया, आप लिख लेना, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम आपकी कितनी है 2,55,000, नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी है 3,25,000, दोनों को प्लस कर दो तो आपका आ गया 5,80,000। अब इसके ऊपर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। टैक्स कैलकुलेट करना तो आपको आता ही है, वीडियो पॉज करो, यहीं पे कैलकुलेट करो 5,80,000 के ऊपर टैक्स कर लिया। अब ये देखो 5,80,000 के ऊपर टैक्स कितना है आपका 28,500। कैसे कैलकुलेट करते हैं, वही हमारा शॉर्टकट 5,80,000 है मेरी इनकम, इसमें से 5 लाख माइनस कर देते हैं, क्योंकि 5 लाख के ऊपर हमें पता है कितना लगने वाला है 12,500। बाकी बचा कितना है उसके ऊपर 20% लगा देंगे, 80,000 के ऊपर 20% प्लस 12,500 28,500 आ गया। ये आपको मैंने थर्ड क्लास में भी बताया होगा, सेकंड और थर्ड क्लास में। वहाँ से अगर आपको नहीं आता तो वहाँ से जाके इसे एक बार सीख लो, क्योंकि अगर आपको बेटा टैक्स रेट ही नहीं अप्लाई करने आते तो आप बाकी टैक्स पढ़ के क्या ही करोगे। तो बेसिक यही है, आप टैक्स रेट अप्लाई करना सीख लो। तो टैक्स लायबिलिटी कितना आया 28,500 आ गया। सेकेंड स्टेप क्या है, आपको नेट एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है। एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर इनकम कितनी है 2,55,000 और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी होती है 2,50,000 प्लस कर दोगे कितना आ जाएगा 5,05,000। इसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करोगे तो कितनी आएगी 13,500। थर्ड स्टेप क्या है, आपको दोनों जो आपने टैक्स कैलकुलेट किए हैं इसे माइनस कर देना है। 28,500 माइनस 13,500 कितना आपके पास आया 15,000 आया। टैक्स लाइबिलिटी आपको पता चल गई 15,000। अब इसके ऊपर जो रिबेट सरचार्ज HSC जो भी लगना है वो आप लगा लोगे। अब देखो इसके ऊपर क्या, सबसे पहले हमें चेक करना है क्या इसके ऊपर रिबेट लगेगा। रिबेट किसके ऊपर लगता है, इंडिविजुअल के ऊपर लगता है। सबसे पहली बात तो ये इंडिविजुअल है, जी हाँ इंडिविजुअल है। सेकंड कंडीशन, आपको रिबेट तभी लगेगा अगर आप रेजिडेंट हो। क्या ये रेजिडेंट है, यस रेजिडेंट है, कुछ नहीं लिखा है तो हम मानेंगे कि रेजिडेंट है, ठीक है। थर्ड, आपकी जो इनकम है नॉन एग्रीकल्चर इनकम वो 5 लाख से कम होनी चाहिए। क्या इसकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख से कम है, जी हाँ कम है। आपको टोटल इनकम नहीं देखनी है क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जम्प्ट है, तो वो तो आपकी इनकम में आएगी नहीं, टोटल इनकम में आएगी नहीं। एग्रीकल्चर इनकम इनडायरेक्टली टैक्सेबल है ना, ये देखो हम इनडायरेक्टली यहाँ पे टैक्स ले रहे हैं ना, बट टोटल में तो एग्जम्प्ट है ना। जब आप टोटल इनकम निकाल रहे हो उसमें तो आपकी एग्रीकल्चर इनकम प्लस नहीं करनी है, तो आपकी टोटल इनकम तो 3,25,000 ही है ना, जो कि 5 लाख से कम है, तो इसके ऊपर रिबेट एप्लीकेबल होगा। रिबेट मिल जाएगा आपको 15,000 के ऊपर आपको रिबेट कितने का पड़ जाएगा 12,500 का, और बाकी आप प्लस कर दोगे 4% HSC तो कितना आ जाएगा 2,600 आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट आपको टेस्ट योरसेल्फ दिए होंगे, वो आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट इसमें बता देती हूँ। Mr. X aged 62 years has non-agriculture income 3,25,000 and agriculture income 2,55,000। आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स का केस है। सबसे पहले तो आपको देखना है क्या इसके ऊपर एप्लीकेबल है पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स। हाँ एप्लीकेबल है क्योंकि इसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को एक्सीड कर रही है और 5,000 को एक्सीड कर रही है, तो पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स तो एप्लीकेबल है। अब देखो एक यहाँ पे एक केस, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आपको कैलकुलेट करनी होती है टोटल इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना होता है। एग्रीकल्चर इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना होता है। एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम कर दोगे तो कितना आता है 5,80,000। अब इसके ऊपर एक बात ख्याल रखना, मिस्टर एक्स की एज कितनी है 62 ईयर्स है एज, मतलब ये कौन सा सिटीज़न है, सीनियर सिटीज़न है, तो इसके सीनियर सिटीज़न वाले रेट्स अप्लाई करना, मतलब 3 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलेगी, फिर उसके बाद आपको टैक्स रेट लगाने हैं, ठीक है। इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर लेना, फिर उसकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना, और जो भी जैसे भी टैक्स आएगा उसके ऊपर रिबेट सरचार्ज HSC जो भी लगेगा लगा लेना। नेक्स्ट ये भी 62 ईयर्स का है नॉन एग्री, इसके ऊपर भी आपको टैक्स कैलकुलेट करना है, ये भी आपका होमवर्क रहेगा, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मिस्टर जेड एज 82 ईयर्स। अभी इस केस में भी सेम है, इनकम देखो सेम है, बस यहाँ पे चेंज है थोड़ा सा, बट इसकी एज अब कितनी है 82 ईयर्स, तो ये सुपर सीनियर सिटीज़न है, तो इसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी हो जाएगी 5 लाख की हो जाएगी। और एक बात यहाँ पे इसकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी, टोटल इनकम मतलब कितनी आ रही है 6,75,000, मतलब इसको रिबेट नहीं मिलने वाला है क्योंकि 5 लाख से ज़्यादा ना, तो ये बात का ख्याल रखना। ये भी आपका क्वेश्चन होमवर्क है, सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर ये तो ऊपर वाले के जैसा बिल्कुल ही सेम आ गया है। मिस्टर ए एज 32 ईयर हैज़ नॉन एग्रीकल्चर इनकम 2,25,000। इसके ऊपर पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स ही नहीं लगेगा, उसकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम 2,25,000 है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000 है, और इसकी तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को एक्सीड ही नहीं करी है, तो इसके ऊपर पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स ही नहीं लगने वाला है। सिंपल क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद इलस्ट्रेशन 15 एकदम सिंपल है, वो आपको परसेंटेज लगानी है, टी कॉफ़ी रबड़ वाला है, वो भी आपका होमवर्क रहेगा। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन है, ये मैं करवा देती हूँ एक बार, टेस्ट योरसेल्फ, और यहाँ पे आपका फिर चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मिस्टर कृष्णा दारीपा एंगेज्ड इन ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी के ऊपर आपको अब टैक्स निकालना है, तो सिंपल आपको जो परसेंटेज दी है इस बार वो अप्लाई करनी है आपको। फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर। सेल ऑफ टी से उन्हें कितने मिले हैं 15 लाख मिले हैं। ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ऑफ टी कितना है 5 लाख के हैं। You are required to compute the taxable income and tax liability of Miss Krishna दारीपा फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। अब जो मॉड्यूल में क्वेश्चन थे ना, सिर्फ उन्होंने टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए कहा, मतलब आपकी कितनी इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा वो निकालना था, बट मैंने इसमें खुद से ऐड कर दिया कि आप टैक्स लाइबिलिटी भी कैलकुलेट करो पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स लगा के, अगर लगेगा या तो नहीं लगेगा देखते हैं हम।
टी को सेल किया, 15 लाख रुपीज़ उसे मिले हैं। नेट इनकम कितनी है उसकी, 15 लाख मिले हैं, 5 लाख का एक्सपेंस किया है, तो नेट इनकम कितनी आ रही है, 10 लाख। अब इस 10 लाख के ऊपर आपको वो रेट सप्लाई करने हैं ना। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी, ग्रो की है और मैन्युफैक्चर की है। टी लीव्स ग्रो करके आप बेच दोगे तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, बट ग्रो करिए और टी मैन्युफैक्चरिंग, टी कैसे उगती है, पहले टी लीव्स उगाए जाते हैं आपके फार्म में, उसे टी निकाली जाती है, फिर आप टी मार्केट में बेचते हो। तो इन्होंने दोनों काम किए हैं, ग्रो भी की है और मैन्युफैक्चर भी की है। तो देखो एग्रीकल्चर इनकम आपकी कितनी हुई इसमें, 10 लाख का 60% डालोगे। अब इसके परसेंटेजेस आपको याद होंगे, 60% आपकी एग्रीकल्चर इनकम है एंड 40% आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। 10 लाख आपकी नेट इनकम निकली ना, इसके ऊपर 60% लगा दोगे यानी कि 6 लाख आपका एग्रीकल्चर इनकम एंड 40% यानी कि 4 लाख आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम। और टैक्सेबल इनकम कितनी होने वाली है, 4 लाख होने वाली है। अगर यहाँ पे सिर्फ लिख देता कि मिस्टर कृष्णा दारीपा एंगेज्ड इन ग्रोइंग एंड सेलिंग ऑफ ट्री, तो ये डायरेक्टली पूरी की पूरी इनकम आपकी एग्रीकल्चर इनकम हो जाती है ना, क्योंकि सिर्फ ग्रो करके बेचती है। बट इसने ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग लिखा है, इसीलिए थोड़ी सी बिजनेस इनकम है एंड थोड़ी सी आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है। तो टैक्सेबल इनकम आपकी कितनी आ गई, 4 लाख रुपीज़ आपकी टैक्सेबल इनकम आ गई। अब इस 4 लाख के ऊपर आपको टैक्स कैलकुलेट कर लेना है, जैसे भी आपका टैक्स निकलेगा, ठीक है। पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स लगेगा क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम आपकी 6 लाख को एक्सीड कर गई है, 5,000 को एक्सीड कर गई है, 6 लाख आ गई है, और बिजनेस इनकम आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को एक्सीड कर गई है। तो आपका पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स लगेगा और आपको टैक्स कैलकुलेट कर लेना है। और इलस्ट्रेशन नंबर 16 में आपको वो जो मैंने इंस्टेंस बताए थे ना, एग्जांपल्स, कौन सी एग्रीकल्चर इनकम है कौन सी नहीं, वही केसेस दे रखे हैं, वो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना। और इसी के साथ आपका चैप्टर यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम ख़त्म होता है। सबसे ईजी चैप्टर था और इससे का एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। MCQ तो आएगा, एक दूसरा 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन बन के आता है। तो ये चैप्टर बिल्कुल मत छोड़ के जाना, बहुत ही इजी चैप्टर है। इसमें सिर्फ 2 ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स और एक एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को अलग अलग निकालने वाला। इससे ज़्यादा इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। यही मॉड्यूल के क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर लोगे और आपके पेपर में क्वेश्चन इससे ही बन जाएंगे, और कोई भी नहीं बाहर से क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम में इसके सिवाय कुछ है ही नहीं है। तो ये चैप्टर मत छोड़ के जाना, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। 2 वीडियोज़ में हमने ये चैप्टर ख़त्म कर दिया और ये वीडियो भी मैक्सिमम आपकी 37 मिनट्स की गई है, और पिछली वीडियो भी आपकी 1 आवर की थी, तो 1.5 आवर में हमने ये चैप्टर ख़त्म कर लिया। तो इसे एक दिन लगाओ और चैप्टर को ख़त्म कर लो, कंपलसरी करके जाना ही है चैप्टर। आज के लिए इतना ही, हम अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में अपने हेड्स ऑफ इनकम, मेन 5 चैप्टर जो है हमारे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन, IFOS, ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखते हैं अब कौन से, कल में भी हम हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, तो कल मिलेंगे हम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर के लिए। आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, बाय बाय।